विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की राजनीतिक में एंट्री होने के साथ ही पहलवानों के मसले पर सियासत और भी तेज हो गई है। बीजेपी के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने पूरे मामले के पीछे कांग्रेस की साजिश बजाई है। देखिए इस रिपोर्ट में। कुश्ती पहलवानों को लेकर जारी सियासत के बीच विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होते ही एक बार फिर से पूरे प्रकरण को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता पूरे मामले में पहलवानों के साथ कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने इसके पीछे हुड्डा परिवार और कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र बताया। वहीं से पहले शुक्रवार को भी बृजभूषण सिंह ने पहलवानों के कांग्रेस में शामिल होने के पीछे सियासी साजिश बताया था। यही नहीं, डुमरियाडीह में एक स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बृजभूषण सिंह ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर वो भावुक हो गए। बृजभूषण सिंह खुद ही गमछे से आंसू पोंछते नजर आए। पहलवानों के आंदोलन और कांग्रेस के समर्थन को लेकर बृजभूषण सिंह ने दावा किया कि इस घटना से पहले उनके साथ कोई सेल्फी भी नहीं लेता था, लेकिन अब इस घटना के बाद हीरो भी सेल्फी लेते हैं। लोकसभा चुनाव में महिला पहलवानों के आरोप लगाए जाने के बाद बीजेपी ने बृजभूषण शरण सिंह को कैसरगंज से टिकट काट दिया था। वहीं उनके बदले बीजेपी ने उनके बेटे करण भूषण सिंह को उम्मीदवार बनाया था। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में बीजेपी अपनी जीत दर्ज करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती ही मनहास में अमित शाह ने सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन शनिवार को जम्मू में पलौड़ा के मनहास में जनसभा को संबोधित किया। मनहास के बिरादरी ग्राउंड में आयोजित बीजेपी की इस रैली में अमित शाह ने कांग्रेस, एनसी और पीडीपी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने धारा 370 को लेकर सीधे राहुल गांधी पर निशाना साधा और राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि मैं बाबा मनहास के सामने कह रहा हूं कि हम आपको 370 वापस नहीं लाने देंगे। आपको गुज्जर, बकरवाल और दलित भाइयों की रिजर्वेशन को समाप्त नहीं करने देंगे। अमित शाह ने अपने संबोधन में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के फायदे भी गिनाए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पहली बार 370 की परछाई के बाहर चुनाव हो रहे हैं और 370 की परछाई से जब से जम्मू कश्मीर बाहर आया है तब से यहाँ वोटिंग % बढ़ा है। जम्मू कश्मीर के लोग बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू की इस रैली में पाकिस्तान के साथ देश के रिश्तों को लेकर एक बार फिर साफ कर दिया है कि जब तक घाटी में शांति नहीं होगी, पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से मोर्चा संभाला हुआ है। प्रदेश के पूर्ण राज्य के मांग पर भी उन्होंने केंद्र सरकार का रुख साफ कर दिया है। अमित शाह ने कहा कि चुनाव के बाद उचित समय पर जम्मू कश्मीर को राज्य बनाएंगे। अमित शाह ने इस दौरान जम्मू कश्मीर को राज्य बनाने की बात कही। इसके साथ ही अपने चुनावी भाषण में अमित शाह ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर को जनता को तय करना है कि उन्हें आतंकवाद चाहिए या शांति और विकास। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। दिल्ली शराब नीति घोटाले में सीबीआई ने अपनी जांच पूरी कर ली है। जांच एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी 5वीं और आखिरी चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में सीबीआई ने केजरीवाल को आरोपी करार किया है। दिल्ली शराब नीति घोटाले में सीबीआई ने अपनी जांच पूरी कर ली है। जांच एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी 5वीं और आखिरी चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली में शराब नीति बनाने और उसे लागू करने के आपराधिक साजिश में शुरू से ही शामिल थे। वे पहले से ही शराब नीति के प्राइवेटाइजेशन का मन बना चुके थे।
सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक मार्च 2021 में जब तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में शराब नीति तैयार की जा रही थी, तब सीएम केजरीवाल ने कहा था कि पार्टी को पैसों की जरूरत है। उन्होंने अपने करीबी और आपके मीडिया और संचार प्रभारी विजय नायर को फंड जुटाने का काम सौंपा था। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों से इनकार किया है। बता दें कि केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। फिर सीबीआई ने भ्रष्टाचार मामले में उन्हें तिहाड़ जेल से ही 26 जून को गिरफ्तार किया। केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, जिस पर अभी कोई फैसला नहीं आया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन भ्रष्टाचार मामले में वह अभी भी जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को सीबीआई केस में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। फिलहाल केजरीवाल को कोर्ट से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। एजेंसी का दावा है कि शराब नीति के 3 स्टेक होल्डर्स शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं का एक गुट तैयार हुआ था। सभी ने अपने अपने फायदे के लिए नियमों का उल्लंघन किया। वीडियो पर्सन सईद के साथ महेश चांडक, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यूपी एसटीएफ द्वारा सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव इनकाउंटर मामले में अब सियासत तेज हो गई है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी ने इस पूरे इनकाउंटर पर सवाल उठाया है। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर छिड़ा सियासी संग्राम। क्या है सुल्तानपुर डकैती कांड में एनकाउंटर का सच? क्या समाजवादी पार्टी खेल रही जाति कार्ड? जौनपुर में मंगेश यादव के घर समाजवादी पार्टी के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल लाल बिहारी यादव की अगुवाई में पहुंचा और मंगेश यादव के परिवार से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी। मुलाकात के दौरान मंगेश यादव के परिवार ने आरोप लगाया कि मंगेश को पुलिस पूछताछ के लिए उठा कर ले गई थी, लेकिन उसका एनकाउंटर कर दिया गया। मंगेश के पिता राकेश यादव ने भी आरोप लगाया कि मंगेश कंडक्टर का काम करता था। उस पर कोई बड़ा आरोप नहीं था, लेकिन पुलिस ने उसे फंसाकर मार डाला। परिवार के इसी आरोप को समाजवादी पार्टी ने मुद्दा बना लिया और यूपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पहले अखिलेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए और फिर एसपी के प्रतिनिधिमंडल ने जौनपुर जाकर पुलिस और प्रशासन को आड़े हाथों लिया। एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। मंगेश के परिवार की मांग और समाजवादी पार्टी ने उठाए सवाल तो यूपी सरकार ने एनकाउंटर मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए। डीएम ने लभुआ के एसडीएम विदुषी सिंह को मामले की जांच सौंपी। फिलहाल मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच में पूरा सच सामने आएगा। शरद कुमार श्रीवास्तव, सुल्तानपुर, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मणिपुर में अब तक हिंसा की आग बुझी नहीं है। ये हिंसा और दहशतगर्दी यहाँ पर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस हिंसा की आग में अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बावजूद इसके हिंसा और दहशतगर्दी लगातार जारी है। देखिए एक रिपोर्ट। मणिपुर में मई 2023 में शुरू हुई हिंसा अब भी जारी है। इस साल सितंबर में पहली बार ड्रोन हमला भी देखने को मिला। इधर इससे पहले शुक्रवार 6 सितंबर को मणिपुर के विष्णुपुर जिला स्थित मोइरांग में पूर्व मुख्यमंत्री मैरप्पा कोइरेंग के घर पर हमला हुआ था। कुकी उग्रवादियों ने शुक्रवार दोपहर 3 बजे पूर्व सीएम के घर पर रॉकेट बम फेंका था। इस हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी, जबकि 5 लोग घायल हो गए थे।
तो वहीं मणिपुर में हो रही इस हिंसा पर सियासत भी जारी है। कांग्रेस केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है। मणिपुर में तनाव कम का होगा, हत्याएं जारी, बलात्कार जारी है, वहाँ पर एक संवेदनशील राज्य सीमा पर स्थित है, पर भारत के प्रधानमंत्री जी के पास दो शब्द नहीं है मणिपुर के लिए बोलने के लिए। वो कभी गए नहीं वहाँ मौके पर, वो जाएं, स्थिति का नियंत्रण करें। अब पूर्व मुख्यमंत्री के घर पे अगर बमबारी हो रही है, गोलीबारी हो रही है, तो निसंदेह ये गंभीर मसला है। मणिपुर में तनाव को देखते हुए सभी स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया। कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी ने कानून व्यवस्था लागू करने में सरकार की विफलता के विरोध में काम बंद करने और जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है, जिस वजह से राजधानी इंफॉल में सभी दुकानें बंद हैं। सड़कें और बाजार सुनसान पड़े हुए हैं। लोग अपने घरों से बाहर नहीं जा रहे हैं। इधर मणिपुर में हो रही हिंसा के बीच लोगों ने शनिवार को इंफॉल में ह्यूमन चेन बनाकर शांति बहाली और उग्रवादियों पर कार्रवाई की मांग की है। सड़कें और बाजार सुनसान पड़े हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मणिपुर में हिंसा के बीच शनिवार को लोगों ने ह्यूमन चेन बनाकर उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, साथ ही शांति बहाली की मांग की है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथियों की बर्बरता रुकने का नाम नहीं ले रही है। हिंदुओं की आस्था और धार्मिक मान्यताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। हंगामे और नारेबाजी की तस्वीरें चटकाओं की है। यहाँ गणेश जी की मूर्ति ले जा रहे हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया गया। मस्जिद और घरों की छतों से उपद्रवियों ने हमला किया। ये घटना चिरागी मोड़ इलाके में हुई। श्रद्धालु गणेश जी की मूर्ति के साथ जुलूस निकाल रहे थे। आस्था और भक्ति का माहौल था। ये सब कट्टरपंथियों को हजम नहीं हुआ और उन्होंने हमला बोल दिया। श्रद्धालुओं के ऊपर किसी ने गर्म पानी फेंका तो कोई पत्थर और ईंट बरसाने लगा। उपद्रवियों के इस हमले में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। हमला उस वक्त हुआ जब श्रद्धालु मुबारक मस्जिद के सामने से गुजर रहे थे। इसी दौरान उपद्रवियों ने अटैक शुरू कर दिया। हिंदुओं ने इसका विरोध किया तो 2 लोगों को पकड़कर मस्जिद के अंदर ले जाया गया और उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी गई। उपद्रवियों ने ये सब पुलिस और सेना के जवानों की मौजूदगी में किया, यानी कट्टरपंथी हिंदुओं को टारगेट करते रहे और सुरक्षा में तैनात जवान तमाशा देखते रहे। इन घटनाओं से पता चलता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर कितना अत्याचार हो रहा है। ये सब तब है जबकि अंतरिम सरकार के मुखिया कई बार हिंदुओं की सुरक्षा की दुहाई दे चुके हैं, लेकिन उसका असर कहीं नहीं दिख रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट ओम के साथ रामपाल लिया, न्यूज स्टेट। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अब तक के तमाम प्रयास के बावजूद आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है। जाल बिछाया, पिंजरा, ड्रोन, साफ शूटर की फौज उतार दी गई, लेकिन भेड़िया चकमा देकर हमला कर ही रहे हैं। देखिए यह रिपोर्ट। 29 अगस्त को चौथे भेड़िए के पकड़े जाने के बाद से ऑपरेशन भेड़िया में कुछ भी हाथ नहीं आया है, जबकि पिछले 11 दिनों में एक बच्चे की जान लेने के साथ ही 5-6 लोगों पर जानलेवा हमले कर चुके हैं भेड़िए। 2 दिनों पहले तो भेड़ियों ने बहराइच शहर से सटे इलाके में भी हमला किया। देर रात यादवपुर गुलवा में एक बच्चे पर भेड़िए ने झपट्टा मारकर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। लेकिन अब भेड़ियों के इस आतंक से जल्द मुक्ति के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि अब सरकार ने भेड़िए को आदमखोर और नरभक्षी घोषित कर न सिर्फ उसे मारने का ऐलान कर दिया है, बल्कि आदमखोर के खात्मे के लिए देश के सबसे बड़े शिकारी को बुलावा भी भेजा है, जिन्हें लोग द ग्रेट हंटर के नाम से जानते हैं। वो हैं मशहूर शूटर नवाब शफत अली खान। बताया जा रहा है कि नवाब शफत अली को आदमखोर भेड़ियों के खात्मे की जिम्मेदारी जल्द मिलने वाली है। पहले जानिए कौन है द ग्रेट हंटर। अब तक 40 से ज्यादा आदमखोर जानवरों का शिकार कर चुके हैं। 66 साल के इस शिकारी का निशाना अचूक है। इनके हथियारों का कोई सानी नहीं। फिलहाल नीलगिरी की पहाड़ियों में मुडुमलाई राष्ट्रीय उद्यान के वन्य जीवों की देखभाल कर रहे हैं। हैदराबाद के नवाबी खानदान से ताल्लुक रखते हैं।
इनके दादा पिता भी एक मशहूर शिकारी हुआ करते थे। पिछले दिनों आपने बहराइच के महरी विधायक सोरेश्वर सिंह भेड़ियों के खात्मे के लिए लाइसेंसी गन के साथ देखा होगा। बताया जा रहा है कि उन्होंने ही सरकार से नवाब सफद अली खान को बुलाने की सलाह दी है। माना जा रहा है कि सरकार ने इस ऑपरेशन के लिए हरी झंडी भी दे दी है। कार्तिक पाल, न्यूज़ 8, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में कुपोषण की जड़ें तेजी से फैल रही है। एक ही परिवार के 4 बच्चे कुपोषण की भेंट चढ़ चुके हैं। बाकी एक बच्चा और मां भी कुपोषित है, जो कि दर दर भटकने के लिए मजबूर है। देखिए यह रिपोर्ट। ये अशोकनगर के मुंगावली में रहने वाले दंपति की बेबसी की कहानी है, जिसके 5 में से 4 बच्चे काल के गाल में समा गए हैं। इतना ही नहीं, बचा हुआ एक बच्चा और उसकी मां दोनों कुपोषित हैं और दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। ये मामला मध्य प्रदेश के दूरस्थ आदिवासी इलाकों की सच्चाई बयां करने के लिए काफी है, जहां पर सभी दावे और वादे धराशायी होते आसानी से देखे जा सकते हैं। ये आदिवासी परिवार मुंगावली ब्लॉक के चिरौली गांव का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में मुंगावली के भातपुरा में रह रहा है। जब डिस्चार्ज होकर ये दंपति चिरौली पहुंचा, तब भी कोई जिम्मेदार इनका हाल जानने के लिए नहीं पहुंचा, जिसके बाद मजबूरी में ये दंपति मुंगावली आकर रहने लगा, जहां पर कुपोषण से इनकी बच्ची की भी मौत हो गई, जिसका अंतिम संस्कार भी चिरौली गांव में ही करना पड़ा। बच्चों की मौत के पहले भी इस दंपति के 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, यानी कि 5 में से 4 बच्चे छोटी उम्र में ही काल के गाल में समा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदारों के कान में जू तक नहीं रेंगी। जब इस पूरे मामले में जिम्मेदारों से चर्चा की गई, तो आप खुद देख सकते हैं कि कैसे वही पुराने रटे रटाए जांच के बाद कार्रवाई करने के आश्वासन के पुल बांधे जा रहे हैं। आश्वासन के पुल बांधे जा रहे हैं। बाद में क्या होता है और क्या नहीं, वह तो भविष्य के गर्त में है। अभी सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर अब तक इस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? अब तक जिम्मेदार कहां थे? वीडियो जर्नलिस्ट समत के साथ शाहिद चौधरी, न्यूज़ 8 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। खराब खान-पान और लाइफस्टाइल की वजह से लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। अब तक ये युवाओं के लिए चिंता बना हुआ था, लेकिन अब बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। देखिए इसी पर ये रिपोर्ट। हमारी लाइफस्टाइल और खान-पान की वजह से आजकल दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा है। दिल पर बढ़ता बोझ वक्त के साथ साथ हमें हार्ट अटैक के दलदल में घसीटता जा रहा है। दिल की बीमारी, खराब डाइट, बिगड़ते लाइफस्टाइल, तनाव और कई हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से ट्रिगर होती है। कोविड संक्रमण के बाद दिल के रोगों से मौत के मामले बढ़ गए। किसी को जिम करते समय हार्ट अटैक आता है, किसी को नाचते गाते समय, तो किसी को चलते फिरते ही हार्ट अटैक आ जाता है। कम उम्र में ही लोग दिल के मरीज बन रहे हैं। हार्ट अटैक का शिकार बस उम्र दराज के लोग ही नहीं हैं। अब धीरे धीरे ये हार्ट अटैक नौजवानों के साथ साथ मासूमों को भी अपनी गिरफ्तार के मासूम की मौत हो गई। बात सिर्फ निवाड़ी तक ही सीमित नहीं है। खंडवा में तो शिक्षक दिवस के कार्यक्रम के दौरान एक 6ठी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे की स्कूल में हार्ट अटैक से मौत हो गई। बच्चा स्कूल में कार्यक्रम का आनंद उठा रहा था और अचानक चक्कर खाकर गिर गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। बच्चों में हार्ट अटैक के मामलों में तेजी आना और छोटे छोटे बच्चों की मौत हो जाना कहीं न कहीं माता पिता को परेशान करने वाला है। मध्य प्रदेश में हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के अन्य राज्यों से भी इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज़ 10 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
देश में गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जा रही है। विदिशा में भी भगवान गणेश के कई अलग अलग रूप देखने मिले। एक स्कूल में गाजे बाजे के साथ बप्पा की मूर्ति स्थापित की गई। देखिए यह खास रिपोर्ट। गणपति बप्पा मोरया। गणेश चतुर्थी का शुभारंभ हो चुका है। विघ्नहर्ता अतिथि बन सबके घरों में विराजमान हो चुके हैं। बप्पा सिर्फ घरों में ही नहीं बल्कि स्कूल में भी विराजमान हुए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के विदिशा के एक स्कूल की, जहाँ सालों से गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान की जाती है। और उस स्कूल का नाम है वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल। वात्सल्य स्कूल में छात्र और स्कूल के स्टाफ गाजे बाजे के साथ स्कूल में बप्पा की मूर्ति लेकर पहुंचे और बप्पा को स्कूल परिसर में विराजमान किया। स्कूल में 7 दिन तक अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 7 दिन तक चलने वाले इस उत्सव को लेकर स्कूल की संचालिका देवना अरोड़ा कहती हैं कि हम सिर्फ बच्चों को शैक्षणिक गतिविधि नहीं सिखाते बल्कि देश की संस्कृति, परंपरा और धार्मिक भावनाओं से भी उन्हें जोड़े रखने का काम करते हैं। वात्सल हाई सेकेंडरी स्कूल में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। गणेश उत्सव की झांकी का भी एक दशक से आयोजन किया जा रहा है। अमित सोनी, न्यूज स्टेट।